ने जो डिस्कशन शुरू करनी है वो टॉपिक है क्यूबिकल चेन्स का। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो फॉर्म्स के हवाले से थी और मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन द मैनीफोल्ड, और इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स ही मैनीफोल्ड के ऊपर होती है, इसलिए हमें फॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी और फिर फॉर्म्स के ऊपर एक्सटीरियर डेरिवेटिव पढ़ा था। इंटीग्रेशन के लिए भी आपको पता है कि दो चीजों की जरूरत होती है, एक वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना हो जिसे हम फॉर्म की सूरत में पढ़ चुके हैं, और दूसरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इंटीग्रेशन की बाउंड्री चाहिए होती है कि कहां से कहां तक जो डेफिनेट इंटीग्रल है आपने इंटीग्रेट करना। तो ये जो आज का टॉपिक है ये फंक्शन के हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं कि वो फॉर्म की सूरत में होगा। अब हम बाउंड्री के हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो जो बाउंड्री होगी वो हमें बताएगी क्यूबिकल चेन्स जो हैं उसको हम इन जनरल कहते हैं। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और रेक्टिलिनियर वन क्यूब इन आर, यानी कि आर के अंदर रियल लाइन के ऊपर जो वन क्यूब होता है, यानी कि अ क्यूब ऑफ वन डायमेंशन जिसे हम कहेंगे, इज अ क्लोज्ड क्यूबिकल नेबरहुड विद रिस्पेक्ट टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसको हम यू, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और हम कहते हैं कि उसके एलिमेंट्स नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स यू वन, सच दैट कि वो बी वन से शुरू होंगे और बी वन प्लस सी वन पे खत्म होंगे, जबकि सी वन पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि बी वन छोटा है और बी वन प्लस सी वन बड़ा है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं रियल लाइन के ऊपर तो ये आपको एक क्लोज्ड इंटरवल मिलता है। और आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फॉर अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल तो वो एक इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन होती है जो उसकी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे जा रही होती है। तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसको हम वन रेक्टिलिनियर वन क्यूब बोलेंगे। रेक्टिलिनियर इसलिए कह रहे हैं कि हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर यूक्लिडियन स्पेस के अंदर देख रहे हैं। हमें पता है कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड भी होता है, बाउंडेड भी होता है, और एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड स्पेस इज कॉम्पैक्ट, देयरफॉर ये कॉम्पैक्ट भी होगा। जब हम 2D के अंदर जाएंगे तो अ रेक्टिलिनियर टू क्यूब इन R2 इज, R2 के अंदर चूंकि R2 के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल U हो जाएगा U1 U2 ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट U1 is greater than or equal to B1 and less or equal to B1 plus C1, and U2 is greater or equal to B2 and less or equal to B2 plus C2। तो ये बेसिकली C1 और C2 पॉजिटिव है तो B1 छोटी वैल्यू होगी, B1 प्लस C1 बड़ी वैल्यू होगी, B2 छोटी वैल्यू होगी, B2 प्लस C2 छोटी वैल्यू होगी। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आएगी कि जो B1 से शुरू हो रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और B1 प्लस C1 तक जा रही है, और B2 से शुरू हो रही है वाई एक्सिस के लॉन्ग और B2 प्लस C2 तक जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ टू रेक्टिलिनियर टू क्यूब। जो कि ये R2 के अंदर है तो इसको हम रेक्टिलिनियर टू क्यूब बोलेंगे। इसी तरह से हम इसी को आगे लेके चलते हैं तो रेक्टिलिनियर थ्री क्यूब इन आर क्यूब इज देन, चूंकि R3 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं तो ये U1 U2 U3 एलिमेंट होगा, सच दैट BI is lesser equal to UI is lesser equal to BI plus CI, where I varies from 1 to 3। कहने का मतलब है कि B1 is lesser equal to U1 is lesser equal to B1 plus C1। Similarly, B2 is lesser equal to U2 is lesser equal to B2 plus C2, and B3 is lesser equal to U3 is lesser equal to B3 plus C3। तो ये जब हम इसको ड्रॉ करेंगे 3D के अंदर तो ये क्यूब की शक्ल आपको नजर आएगी। तो प्रैक्टिकली ये हमें क्यूब नजर आता है 3D के अंदर, लेकिन हम वन डायमेंशन के अंदर जो क्लोज्ड इंटरवल होगा उसको वन क्यूब बोलेंगे, रेक्टिलिनियर वन क्यूब। 2D के अंदर जो रेक्टेंगल बनती है उसको रेक्टिलिनियर टू क्यूब बोलेंगे, और 3D के अंदर जो एक्चुअली एक क्यूब बनता है जो हम जिस क्यूब से वाकिफ हैं तो उसको रेक्टिलिनियर थ्री क्यूब बोलेंगे। तो इन जनरल हम कहते हैं रेक्टिलिनियर पी क्यूब where p is greater than 0 in RP, यानी कि p डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो p क्यूब होगा वो होगा u is equal to u1 u2 up to so on up, such that bi is lesser equal to ui is lesser equal to bi plus ci for I varies from 1 to p। तो ये एक रेक्टिलिनियर p क्यूब बनेगा। ये हमारी जो डेफिनेशंस थी पी क्यूब्स की ये यूक्लिडियन स्पेस के अंदर थी, लेकिन हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है मैनीफोल्ड के ऊपर तो हमें इस डेफिनेशन को जनरलाइज करना है या लेके चलना है मैनीफोल्ड के ऊपर। सो अ सी इंफिनिटी पी क्यूब इन अ मैनीफोल्ड एम इज अ सी इंफिनिटी मैप
अल्फा फ्रॉम यू टू एम, यानी कि एक ऐसी मैपिंग जो इस रेक्टिलिनियर पी क्यूब को मैनीफोल्ड के ऊपर मैप कर दे, तो वो पी क्यूब कहलाएगा मैनीफोल्ड के ऊपर। यानी कि एक ऐसी मैपिंग जो रेक्टिलिनियर पी क्यूब को मैनीफोल्ड के ऊपर मैप करे, तो वो जो मैपिंग है अल्फा, वो कहलाएगी अ पी क्यूब। और आपको पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम ओरिएंटेशन की भी बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। दो हमारे पास ओरिएंटेशन होती है एक्स वाई जेड की, एक क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होती है। तो हम ओरिएंटेशन को डब्ल्यू से लिखते हैं। सो एन ओरिएंटेड पी क्यूब इज अ पेयर अल्फा डब्ल्यू, where alpha is a p cube and w is its orientation of rp, यानी कि यूक्लिडियन स्पेस की ओरिएंटेशन। जिस तरह आप यूजुअली एक्स वाई एक्सिस में एक्स को राइट एक्सिस पे रखते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं, तो एक्स से वाई ये एंटी क्लॉकवाइज एक ओरिएंटेशन बनती है। लेकिन अगर मैं इसको क्लॉकवाइज बनाना चाहूं तो फिर मुझे एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड पे और वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो ये उसकी नेगेटिव ओरिएंटेशन होगी। यानी कि अगर एक्स वाई जो ओरिजिनली हम लिखते हैं वो W है, तो ये माइनस W हो जाएगा। तो दो ही ओरिएंटेशन यूक्लिडियन स्पेस की होती हैं, या प्लस W या माइनस W, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये W जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ रेक्टिलिनियर पी क्यूब को बताएगा कि वेदर द ओरिएंटेशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। If x1, x2 and xp and y1 and y2 and yp are related by Jacobian determinant, हम कहते हैं कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो जब भी दो कोऑर्डिनेट्स आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो एक जैकोबियन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। तो हम कहते हैं कि जो जैकोबियन का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई जे है। तो तब हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है, जैसे हम वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं, जैसे डी एक्स डी वाई होता है 2D के अंदर, और हम उसे डी आर डी थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो डी एक्स डी वाई इक्वल होता है आर डी थीटा। वो जो आर है बेसिकली वो जैकोबियन का डिटर्मिनेंट आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी इन जनरल जब आप डी एक्स वन डी एक्स टू अप टू सो ऑन डी एक्स पी को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम डी वाई वन डी वाई टू अप टू डी वाई पी में लेके जाएंगे तो एक जैकोबियन का डिटर्मिनेंट साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे डी एक्स डी वाई इक्वल हो जाता है आर डी थीटा के। कंसीडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज, उसी एग्जांपल को मैंने लिखा भी हुआ है, एक्स वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जैकोबियन डिटर्मिनेंट बनता है पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल थीटा, पार्शियल वाई बाई पार्शियल आर, पार्शियल वाई बाई पार्शियल थीटा। इनकी वैल्यूज पुट करें, इसके डिटर्मिनेंट खोलें तो ये आर के इक्वल आ जाता है। देयरफॉर डी एक्स डी वाई इज जैकोबियन डिटर्मिनेंट डी आर डी थीटा, तो डी एक्स डी वाई आर डी थीटा के इक्वल आ जाता है। Since one of the two coordinates u1 u2 up to up r minus u1 u2 up to up, यानी कि किसी एक कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें तो ओरिएंटेशन बदल जाती है। जैसे मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके गया तो वो ओरिएंटेशन अपोजिट होगी। तो इसी तरह अगर आपके पास पी कोऑर्डिनेट्स होंगे तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आप उसकी डायरेक्शन अगर राइट पे या लेफ्ट पे ले जाएं तो वो उसकी ओरिएंटेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो हम W को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो DU1 DU2 अप टू DUP है। तो देन जो नेगेटिव ओरिएंटेशन होगी उसे हम माइनस DU1 DU2 अप टू सो ऑन DUP से कहेंगे और इसे माइनस W से डिनोट करेंगे। हेंस अल्फा माइनस W इज द नेगेटिव ऑफ अल्फा W। फॉर एग्जाम्पल ये R2 के अंदर आप देखें कि W dx dy है, तो देन माइनस W हो जाएगा dy dx के बराबर। और वैसे भी आपको पता है कि dx और dy के दरमियान एक वेज प्रोडक्ट है, और वेज प्रोडक्ट जब आप dx dy को वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, जब dy dx करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है। तो वहां से भी ये चीज वैलिड हो रही है। A zero cube in a manifold M is a point P belongs to M। तो किसी manifold के अंदर जो जीरो क्यूब है उसको हम कहते हैं कि every point is a zero cube। और किसी पॉइंट की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती तो हम उसकी ओरिएंटेशन स्पेसिफाई करते हैं +1 से या -1 से। द ओरिएंटेशन ऑफ अ जीरो क्यूब इज आइदर +1 और -1, that is P +1 or P -1। If U is a domain of a P cube alpha, we define P -1 faces of alpha to be the P -1 cubes। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये कहते हैं कि क्यूब किससे मिलके बनता है। आपको पता है कि अगर हम 3D के अंदर क्यूब देखें, जिस कमरे के आप अंदर बैठे हुए हैं वो कमरा एक क्यूब है। उस कमरे की आप देखें तो 6 सरफेसेस हैं। एक आपके सामने
दीवार है, एक आपके पीछे दीवार है, एक आपके दाएं तरफ दीवार है, एक आपके बाएं तरफ दीवार है, एक आपके पाँव के नीचे फर्श है और एक पाँव सर के ऊपर छत है। तो ये 6 सरफेसेस बनती हैं, यानी कि 3 आमने सामने के हिसाब से, यानी कि एक राइट लेफ्ट, सामने पीछे ऊपर और नीचे, यानी कि 3 ये आपस में पैरेलल होती हैं तो एक क्यूब की सरफेसेस बनती हैं। तो अगर आपके पास 3 क्यूब हो, यानी कि 3 क्यूब को हम 3D के अंदर ड्रॉ करते हैं ना एक्चुअली क्यूब की फॉर्म में, तो उसकी 6 फेसेस बनते हैं। ये जो दीवारें और छत बन रहे हैं ये उसके फेसेस हैं, और ये फेसेस मिल के 6 क्यूब बनता है। तो इस अगर हम सिर्फ एक फेस को ले लें 3 क्यूब के, तो वो एक फेस एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, और रेक्टेंगुलर शेप आपको पता है कि 2 क्यूब होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पी क्यूब है तो उसके जो फेसेस हैं 2 पी फेसेस बनते हैं, यानी कि अगर 3 क्यूब है तो 6 फेसेस बनेंगे, 4 क्यूब है तो 8 फेसेस बनेंगे, 10 क्यूब है तो 20 फेसेस बनेंगे। वो जो फेसेस हैं वो एक लेस हो जाता है, यानी कि 3 क्यूब के फेसेस 2 क्यूब्स होंगे, 2 क्यूब के फेसेस 1 क्यूब होंगे, 1 क्यूब के फेसेस 0 क्यूब होंगे। तो अब हम क्यूब्स जो फेसेस हैं वो भी बजाते खुद क्यूब बन रहे हैं, और हर क्यूब को हम अल्फा आई से लिखते हैं। तो हम अल्फा से लिखते हैं, तो जो फेसेस हैं उसको भी हम अल्फा से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अल्फा आई एप्सिलॉन। आई वेरीज फ्रॉम 1 to p, यानी कि आई वेरी करेगा 1 से लेकर p तक। ये आगे हम एग्जांपल भी करेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। और एप्सिलॉन 0 या 1 होगा। 0 का मतलब है छोटी वैल्यू के लिए, 1 का मतलब है बड़ी वैल्यू के लिए, यानी कि एक छोटे वैल्यू के लिए फेस होगा, यानी कि अगर 0 1 इंटरवल है तो 0 छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी वैल्यू है। तो एप्सिलॉन 0 का मतलब है 0 पॉइंट की बात हो रही है, एप्सिलॉन 1 का मतलब है 1 पॉइंट की बात हो रही है। और अगर ये लाइन है x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, और x इज इक्वल टू 1 वाले लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो एप्सिलॉन लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 छोटी वैल्यू पे जो फेस आ रहा है, और 1 जो बड़ी वैल्यू पे फेस आ रहा है। तो एप्सिलॉन बेसिकली 2 फेसेस के लिए है, कि 2 फेसेस आमने सामने होते हैं। तो 0 लेफ्ट फेस के लिए, 1 राइट फेस के लिए, या छोटी वैल्यू का जो फेस है उसके लिए 0, बड़ी वैल्यू का जो फेस है उसके लिए 1, चाहे वो राइट लेफ्ट हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे ऊपर नीचे हो। और आई जो वेरी कर रहा है ये नंबर ऑफ पी क्यूब के ऊपर है। 2 क्यूब है तो आई की वेरिएशन 1 से 2 तक होगी। 2 क्यूब के लिए 4 फेसेस बनेंगे, जिसे हम 1 0 1 1 2 0 2 1 कहेंगे। तो चूंकि ये p-1 क्यूब्स जो बनते हैं ये एक कम हो जाता है, तो ये जिसके ऊपर ऑपरेट होगा उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी एक कम हो जाएंगे, यानी कि p क्यूब के लिए p टुपल होता है, यानी कि 3 क्यूब के लिए ट्रिपलेट होता है, 2 क्यूब के लिए ऑर्डर्ड पेयर होता है, और p क्यूब के लिए p टुपल होता है। तो p-1 क्यूब के लिए p-1 टुपल होगा। तो हम डिफाइन करेंगे अल्फा आई साइलन को सच दैट v1 v2 अप टू सो ऑन vp-1 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ v, यहाँ अल्फा भी होना चाहिए जो मिस हो गया प्रिंटिंग में, अल्फा ऑफ v1 सो ऑन vi-1 bi प्लस एप्सिलॉन ci vi। तो ये जो है ये हमने इसमें इजाफा किया ith पोजीशन के ऊपर bi प्लस एप्सिलॉन ci का। जब एप्सिलॉन 0 होगा तो ये bi फेस पे चला जाएगा, और जब एप्सिलॉन 1 होगा तो ये bi प्लस ci पे चला जाएगा, यानी कि आप दूसरे फेस के ऊपर। तो ये उसके फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर bj इज लेसर इक्वल टू vj इज लेसर इक्वल टू bj प्लस cj, यानी कि हम ये जो bj है लेसर इक्वल टू vj होगा, लेसर इक्वल टू bj प्लस cj होगा फॉर दोज वैल्यूज ऑफ j जो ith पोजीशन से पहले है, यानी कि i-1 पोजीशन तक ये रिलेशन होल्ड करेगा, और आई से लेकर p-1 तक ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, bj प्लस 1 इज लेसर इक्वल टू vj इज लेसर इक्वल टू bj प्लस 1 प्लस cj प्लस 1। ये आगे एग्जांपल आ रही है उससे आपको समझ। दस अल्फा हैज 2p सच p-1 फेसेस। एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको बता दूं कि चूंकि अल्फा एक मैपिंग है और बाज का कांस्टेंट फंक्शन भी होता है, तो हो सकता है कि एक पूरी रेक्टेंगल जो यूक्लिडियन स्पेस के अंदर एक पूरा क्यूब है वो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे मैप हो जाए मैनीफोल्ड के ऊपर। जरूरी नहीं है कि जो रेक्टेंगुलर क्यूब हमें नजर आ रहा है यूक्लिडियन स्पेस के अंदर एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, वो रेक्टेंगल हमें मैनीफोल्ड के ऊपर भी रेक्टेंगल नजर आए। हो सकता है वो रेक्टेंगल एक पॉइंट पे मैप हो, कांस्टेंट फंक्शन हो तो एक पॉइंट पे मैप हो जाएगी। तो ये आप गौर से देखें, ये एग्जांपल है कि P2 लिया हमने, तो देन देयर आर 4 फेसेस
अल्फा आई एप्सिलॉन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड एप्सिलॉन 0 1। तो 4 फेसेस कौन कौन से बनते हैं? अल्फा 1 0, अल्फा 1 1, अल्फा 2 0 और अल्फा 2 1। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो एक B1 प्लस C1, B2 और B2 प्लस C2 है। तो ये वाला फेस जो पहली वैल्यू है, जब एप्सिलॉन B1 जब जहां पे U1 B1 के बराबर है तो वो अल्फा 1 0 है, जहां पे U1 B1 प्लस C1 के बराबर है वो अल्फा 1 1 है, जहां पे U2 B2 के बराबर है वो अल्फा 2 0 है, और जहां पे U2 B2 प्लस C2 के बराबर है वो अल्फा 2 2 है। ये 4 फेसेस ड्रॉ किए हुए। तो जो मैपिंग हमने ड्रॉ की थी, क्योंकि ओरिजिनली जो P क्यूब है ये 2 क्यूब है, इसके जो फेसेस बनेंगे वो 1 क्यूब बनेंगे, तो उस वो एक वेरिएबल पे ऑपरेट होंगे। तो अल्फा 1 एप्सिलॉन जिस वेरिएबल पे ऑपरेट होगा वो V है। तो चूंकि हमने 1 की बात की है, तो इसका मतलब है पहली पोजीशन पे B1 प्लस एप्सिलॉन C1 आएगा। ये देखिए ये डेफिनेशन ये कहती है ith पोजीशन पे आप करेंगे तो ith पोजीशन पे BI प्लस एप्सिलॉन CI आएगा। तो यहां जो कि हमने पहली पोजीशन पे रिप्लेस किया, तो पहली पोजीशन पे B1 प्लस एप्सिलॉन C1 आया। और ये जो V है इसकी वेरिएशन क्या होगी? इसकी वेरिएशन चूंकि ये बाद वाला पॉइंट है, यानी कि आई से बाद वाला पॉइंट, और बाद वाले पॉइंट के लिए ये सेकंड रिलेशन है, Bj प्लस 1 इज लेसर इक्वल टू Vj इज लेसर इक्वल टू Bj प्लस 1 प्लस Cj प्लस 1। तो यहाँ बाद वाला पॉइंट चूंकि दूसरी पोजीशन बनती है, तो सेकंड पोजीशन के लिए V आ जाएगा B2 इज लेसर इक्वल टू V इज लेसर इक्वल टू B2 प्लस C। और अगर मैं अल्फा 1 0 ऑफ V लूं, यानी कि एप्सिलॉन की जगह 0 पुट कर दूं, तो ये एप्सिलॉन की जगह 0 पुट करूंगा तो ये B1 कॉमा V हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह 1 पुट करूंगा तो ये B1 प्लस C1 कॉमा V हो जाएगा। मींस ये इस लाइन को शो करेगा और इस अल्फा 1 1 इस लाइन को शो करेगा। सिमिलरली जब मैं सर अल्फा जी जी प्लीज सर ये मैपिंग नहीं समझ आई, ये अल्फा 1 आई एफ वी और ये देखे ना, मैपिंग तो सीधी सी ये मैपिंग समझ आ गई ना कि अल्फा आई एप्सिलॉन का मतलब है कि ith पोजीशन पे BI प्लस एप्सिलॉन CI पुट करना है। ठीक है, यहां हम अल्फा 1 जब कह रहे हैं तो आई की जगह 1 रखा, तो कहने का मतलब है पहली पोजीशन पे B1 प्लस एप्सिलॉन C1 आएगा, अगली पोजीशन पे V आ जाएगा। V एक से ज्यादा होते तो हम V1 V2 लिखते, लेकिन चूंकि V एक ही वेरिएबल है तो हमने V लिखा है, V1 V2 नहीं लिखा। ठीक है, सर चेंजिंग उसी में आएगी जो अल्फा का इंडेक्स होगा। जो अल्फा का पहला इंडेक्स होगा उसमें चेंजेस आएगी ith पोजीशन पे। ठीक है, जिस तरह आगे ये अभी जारी है ना बात कि अल्फा 2 एप्सिलॉन लिखेंगे तो दूसरी पोजीशन पे B2 प्लस एप्सिलॉन C2 आएगा। सर यानी फिर अल्फा 2 भी साथ लिखा जाएगा, ब्रैकेट के आपने ऊपर कहा था नहीं लिखा हुआ। जी जी अल्फा ऊपर 2 जो ही आपने लिखा है ना, अल्फा डिफाइन ये किया अल्फा 2, था ये अल्फा 2 जी ही लिखा है, अल्फा 2 एप्सिलॉन। जी, आपने कहा था इक्वल टू के बाद भी अल्फा 2 आएगा ऊपर। अल्फा आएगा, अल्फा 2 नहीं आएगा, अल्फा ऑफ आएगा। ठीक है, इधर भी अल्फा आएगा। लिखा जाएगा। हाँ जी, इधर भी आएगा, अल्फा लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा के ऊपर ऑपरेट हो रहा है ना बेसिकली, वो मैपिंग लिखनी मैं भूलता हूँ। ठीक है, जी तो यहाँ V कामा B2 प्लस एप्सिलॉन C2 हो जाएगा। अब ये B2 से पहली पोजीशन पे वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो पहली पोजीशन के लिए B1 इज लेसर इक्वल टू V इज लेसर इक्वल टू B1 प्लस C1, यानी कि जिस पोजीशन पे V है उस पोजीशन के B's आएंगे। यहाँ सेकंड पोजीशन पे था तो सेकंड पोजीशन के B's आए, यहाँ पहली पोजीशन है तो पहली पोजीशन के B आए। तो जब मैं एप्सिलॉन को 0 पुट करूंगा तो ये V B2 बनेगा, जब एप्सिलॉन को 1 पुट करूंगा तो ये V B2 प्लस C2 बनेगा। सर जी सर ये आप कह रहे हैं कि अल्फा आएगा इज इक्वल टू के बाद भी, तो वो तो मैपिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी ना, मतलब 2 ट्रिपल बन जाएगा, उसके जी बाद जी अल्फा की ज़रूरत तो नहीं होगी। नहीं, जरूरत अल्फा इसलिए होगी कि हमने मैनीफोल्ड पे लेके जाना है ना। ये जो चीज लिखी है ये यूक्लिडियन स्पेस के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, जब हम उसे मैनीफोल्ड पे लेके जाना चाहते हैं तो उस पर अल्फा ऑपरेट करेंगे ना, बात तो मैनीफोल्ड की हो रही। ठीक है, सर अल्फा तो इसको यूक्लिडियन स्पेस को मैनीफोल्ड में लेके जाता है ना। हाँ तो एक्चुअली तो हम मैनीफोल्ड पे ही बात करना चाह रहे हैं ना। अगर तो ये सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस की बात है फिर अल्फा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मैनीफोल्ड की बात करेंगे तो फिर अल्फा भी आएगा। ठीक है, तो सर पे ये जो अल्फा आई एप्सिलॉन है ये कौन सी मैपिंग है, ये एक अलग मैपिंग है। ये अलग मैपिंग है ना, ये फेस की मैपिंग है। ये भी 1 क्यूब की है ना, ये फेस के लिए। एक सर ये पी एक क्यूब, ये देखे ना, ये पी क्यूब है जो आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में फिगर में नजर आ रहा है। फेस का जी मतलब है ये लाइन सेगमेंट जो अल्फा, ये एक छोटा सा एक साइड उसकी, अल्फा 1 0 एक साइड है, अल्फा 1 1 दूसरी साइड है, अल्फा 2 0 तीसरी साइड है, अल्फा 2 2 चौथी साइड है। 4 फेसेस बनते हैं ना उसमें।
जी सर, ये यूक्लिडियन जो है स्पेस ये एक फेस को दूसरे फेस पे लेके जाएगा और जो अल्फा मैपिंग है वो एक उसी फेस दूसरे को नहीं, फेस को। एक फेस को डिफाइन कर रहे हैं, एक फेस को दूसरे फेस पे नहीं लेके जा रहा, यानी कि पूरे पी क्यूब में से फेस को अलहदा कर रहा। ये जो मैपिंग है ये पूरे पी क्यूब में से फेस को अलहदा कर रही। बात समझ आ गई? ये देखें ना, पोजीशन ये पूरी मैपिंग है। ये देखें, ये पूरी मैपिंग किसको शो कर रही है? ये इस पूरी चीज को शो कर रही है ना, रेक्टेंगल को, ठीक है। इसमें से इस फेस को अलहदा करना है कि 1 0 वाले कौन से पॉइंट्स होंगे जो सिर्फ इस लाइन पे हो, उसको अलहदा करने की ये मैपिंग है अल्फा 1 एप्सिलॉन। क्योंकि एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है तो एक वेरिएबल तो अलोंग अ लाइन होगा ना। जो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है वो अलोंग द प्लेन होगा ना, प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से जब आप 3D के अंदर बात करेंगे तो 3D के अंदर P को हम 3 लेते हैं, देन देयर आर 6 फेसेस, 6 फेसेस होंगे, दाएं बाएं आमने सामने, ठीक है, सामने पीछे ऊपर नीचे। तो आई जो है 1 से लेकर 3 तक जाएगा, तो अल्फा 1 0, अल्फा 1 1, अल्फा 2 0, अल्फा 2 1, अल्फा 3 0 और अल्फा 3 1 फेसेस होंगे। इस केस में जब आप अल्फा 1 एप्सिलॉन लिखेंगे तो वो 2 वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा, क्योंकि इसका जो फेस है वो भी एक 2 क्यूब है। तो V1 V2 वेरिएबल्स आएंगे। 1 का मतलब है पहली पोजीशन पे B1 प्लस एप्सिलॉन C1 और V1 V2 एज इट इज। तो V1 जिस पोजीशन पे V1 लिखा हुआ है उसके B's आएंगे। सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है तो B2 इज लेसर इक्वल टू B2 प्लस C2। थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है तो B3 इज लेसर इक्वल टू B2 इज लेसर इक्वल टू B3 प्लस C3। तो जब एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे तो अल्फा 1 0 आ जाएगा, जब एप्सिलॉन को 1 पुट करेंगे तो अल्फा 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा 2 एप्सिलॉन वो भी 2 वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा, V1 और V2 पे। 2 का मतलब है सेकंड पोजीशन पे B2 प्लस एप्सिलॉन C2 आएगा। V1 पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है तो पहली पोजीशन के B's आएंगे। V2 तीसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है तो तीसरी पोजीशन के B's आएंगे। इसी में भी एप्सिलॉन 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट फेस, एप्सिलॉन 1 पुट करेंगे तो राइट फेस। इसी तरह अल्फा 3 एप्सिलॉन के लिए भी ये मैंने राइट डाउन कर दिया। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, जो हम क्यूबिकल चेन्स के हवाले से कर रहे हैं। टू डिफाइन द P-1 फेसेस, अब हमने ये तय कर लिया कि जो P क्यूब्स हैं उनके फेसेस P-1 क्यूब्स होते हैं। ऑफ एन ओरिएंटेड P क्यूब अल्फा W वी प्रोवाइड अल्फा एप्सिलॉन, क्योंकि हमने ये कहा था कि अल्फा के साथ उसकी एरिया ओरिएंटेशन भी होती है। सिमिलरली उसका फेस भी एक P क्यूब है, P-1 क्यूब है, तो उसकी भी ओरिएंटेशन होगी। तो अल्फा आई एप्सिलॉन को भी हमें एक ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि वो इस रिलेशन को होल्ड करेगा। माइनस जब मैं लूं, यानी ओरिएंटेशन को मैं नेगेटिव कर सकता हूं, तो जब मैं W को नेगेटिव करूं तो WI एप्सिलॉन भी नेगेटिव हो जाए, यानी कि ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। माइनस W ऑफ आई एप्सिलॉन इक्वल होना चाहिए माइनस WI एप्सिलॉन। इसको ज़हन में रखते हुए जो एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन बनती है वो ये लिख दी गई है, WI एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन माइनस 1 पावर I माइनस 1 dV1 अप टू सो ऑन d P माइनस 1। इस ओरिएंटेशन के तहत ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है। इसलिए जो P क्यूब के फेस के लिए जब हम ओरिएंटेशन डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह से डिफाइन करेंगे जैसे ये WI एप्सिलॉन डिफाइन हुआ होगा। एग्जाम्पल्स देख लें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको इससे बात समझ आएगी कि अब हम एक्चुअली अल्फा को एक रेक्टिलिनियर 2 क्यूब से मैनीफोल्ड के ऊपर ले जाने लगे। कंसिडर अ 2 क्यूब जो 0 से 1 r है और 0 से 2 पाई थीटा है, और मैपिंग है अल्फा ऑफ r थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा r sin थीटा। ये जो है ये 2 क्यूब को पैरामीटराइज करता है। इसके 4 फेसेस होते हैं, अल्फा 1 0, अल्फा 1 1, अल्फा 2 0 और अल्फा 2 1। तो ये मैंने ड्रॉ किया इसको रेक्टिलिनियर, यानी कि r 0 से 1 तक है, थीटा 0 से 2 पाई है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये एक रेक्टेंगल बनती है जिसका ये अल्फा 1 1 0 फेस है, ये अल्फा 1 1 फेस है, ये अल्फा 2 0 फेस है और ये अल्फा 2 1 फेस है, और ये उसकी ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर मैं अल्फा मैपिंग ऑपरेट करता हूं। जब मैं इसके ऊपर अल्फा मैपिंग ऑपरेट करता हूं तो बाय डेफिनेशन अल्फा क्या कहती है कि अल्फा 1 0 ऑफ थीटा, अल्फा 1 0 ऑफ थीटा होगी r cos थीटा r sin थीटा, और 0 का मतलब है 1 0 का मतलब है लेफ्ट, 1 0 का मतलब है कि पहला कोऑर्डिनेट और उसकी छोटी वैल्यू। पहला कोऑर्डिनेट है r,
और उसकी छोटी वैल्यू है 0, क्योंकि r 0 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है r की जगह पे 0 पुट कर दूं। इस मैपिंग के अंदर जब मैं r की जगह पे 0 पुट करता हूं तो 0 cos थीटा 0 sin थीटा, तो पॉइंट आ जाएगा 0 0 0 0 पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूं इधर, तो 0 0 पॉइंट बेसिकली ओरिजिन बनता है, तो वो ये पॉइंट, ये एक डॉट से जाहिर हो। तो कहने का मतलब है ये जो पूरी लाइन थी अल्फा 1 0 0 से 2 पाई तक, ये पूरी लाइन एक पॉइंट के ऊपर मैप हो गई है। तो मैनीफोल्ड के ऊपर ये एक पॉइंट के ऊपर इसका पूरा फेस आ जाए। इसी तरह अल्फा 1 1 थीटा का मतलब है आर की बड़ी वैल्यू, आर की बड़ी वैल्यू है 1, तो जब मैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के अंदर आर को 1 पुट करता हूं तो ये आ जाता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा जो है वो एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो ये रेड सर्कल आपको नजर आ रहा है, मैंने शो किया हुआ है। तो अल्फा 1 1 इस यूनिट सर्कल को जाहिर कर रहा है जो ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, और इसकी ओरिएंटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है W11। सिमिलरली जब आप अल्फा 2 0 की बात करते हैं तो इसका मतलब है दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट की 0 का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू, दूसरे कोऑर्डिनेट की छोटी वैल्यू भी थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो r cos 0 कामा r sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये r कामा 0 आ जाएगा। r कामा 0 का मतलब है कि 0 एंगल के ऊपर r थीटा इज इक्वल टू 0, ये हॉरिजॉन्टल साइड पे एक्स एक्सिस बनता है। इसके अलोंग रेडियल डायरेक्शन में ये एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो ये लाइन आपको जाहिर कर रही है जो नीले कलर की लाइन है अल्फा 2 0 को, और इसकी ओरिएंटेशन है राइट साइड पे जा रही है W20। और दूसरी लाइन जो है, क्योंकि ये 0 से जा रहा है, 0 एंगल पे जा रहा है और 0 एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है, दूसरी ओरिएंटेशन है r cos 2 पाई, क्योंकि r थीटा की जो बड़ी वैल्यू है वो 2 पाई है, तो r cos 2 पाई r sin 2 पाई, sin 2 पाई 0 होता है, ये भी r 0 बनेगा, ये भी लाइन सेगमेंट तो वही बनता है r 0, लेकिन क्योंकि ये 2 पाई एंगल जो है हमने वो नीचे से देखते हैं तो 2 पाई एंगल आता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी ओरिएंटेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में W21 होगी लेफ्ट साइड पे। तो ये इसके जो 4 फेसेस थे बेसिकली, एक फेस एक पॉइंट पे मैप हुआ, एक फेस एक सर्कल पे मैप हुआ, और 2 फेस जो है इस लाइन सेगमेंट पे जो 0 से लेकर r पे मैप हो रही है उस पे मैप हुआ। सर सिमिलरली जी जी पूछिए। सर ये ओरिएंटेशन हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं जो 2 क्यूब की है। देखे ना 2 क्यूब की हमने एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन की ना, कोई एक ओरिएंटेशन तो लेनी थी, हमने एंटी क्लॉकवाइज ले ली है W, ठीक है। जी सर। तो इस एंटी क्लॉकवाइज के साथ इधर भी हम जाएंगे। और सर ये जो आप कह रहे हैं कि r की छोटी वैल्यू और r की बड़ी वैल्यू, सर ये नहीं समझ आया। देखिए r की 2 वैल्यूज है ना, एक 0 यानी कि r 0 से 1 के दरमियान है, तो छोटी वैल्यू होगी 0 और बड़ी वैल्यू होगी 1। नहीं सर ये लेफ्ट मैपिंग फेस होगा कैसे, 0 वैल्यू पे, राइट फेस होगा 1 वैल्यू। सर जो मैपिंग में हमने इसको पुट किया ये नहीं समझ आया कि यार इस आपने बेस। फेस को लेके जाना है ना, फेस किस पोजीशन पे r के, ये फेस किस पोजीशन पे r इज इक्वल टू 0, ये फेस जब मैप होकर मैनीफोल्ड पे जाएगा तो r इज इक्वल टू 0 ही देखेंगे ना, r इज इक्वल टू 0 पे मैनीफोल्ड पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये फेस r इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, ये फेस r इज इक्वल टू 1 पे है जो अल्फा 1 1। इसीलिए जब हम मैनीफोल्ड के अंदर जाएंगे तो इस फेस को r इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे कि r इज इक्वल टू 1 पे किस तरह बिहेव कर रहा है मैनीफोल्ड टू, ठीक है। और सर ये जो वर्टिकल लाइन है ये थीटा को शो करेगी, ये थीटा इज इक्वल थीटा टू है ना, 1 ये और कोऑर्डिनेट थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, ये लाइन है अल्फा 2 0 नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ठीक ये सर। और थीटा। सर ये जो अल्फा 2 0 की जो ओरिएंटेशन है W20, जी जी सर ये क्लॉकवाइज कैसे, ये एंटी देखिए क्लॉक। ना, ये यूं जा रही है ना, अगर आप इसको देखें तो ये यूं जा रही है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। उसकी वजह ये है कि आपने 0 एंगल है ना, 0 एंगल इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए इसकी ओरिएंटेशन उस 0, क्योंकि इधर से सेंटर से उस तरफ जा रहा है। 2 पाई एंगल आप इधर से शुरू करते हैं, 2 पाई एंगल यहां आगे कंप्लीट होता है, 0 एंगल यहीं पे होता है, 2 पाई एंगल यहां आगे कंप्लीट होता है, ठीक है, पूरा सर्कल का कवर करके। तो इसलिए 2 पाई एंगल को हम फिर 2 पाई से शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं। इसी तरह से 3 क्यूब की एग्जांपल है, वो आपने खुद पढ़ लेनी है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन हुई हुई हैं चीजें, ये सारी हुई हुई है इसके अंदर सॉल्व, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो बाउंड्री होती है, यानी कि आप कहते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ली, 2 क्यूब लिया तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है, बाउंड्री का मतलब होता है कि मैं
उसका एक फेस लूं प्लस दूसरा फेस प्लस तीसरा फेस प्लस चौथा, यानी कि चारों फेसेस को ऐड कर दूं तो वो बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, तो बाउंड्री क्या चीज होगी कि सब फेसेस को ऐड कर दें तो बाउंड्री होगी। द बाउंड्री ऑफ एन ओरिएंटेड पी क्यूब अल्फा डब्ल्यू इज द पी माइनस वन चेन, और बाउंड्री को हम चेन कहते हैं। बेसिकली चेन किसको कहते हैं? बाउंड्री को। तो पी क्यूब की बाउंड्री जो है पी माइनस वन चेंज बनेगी, और ये होती है सम ऑफ ऑल द फेसेस। तो अगर अल्फा आई एप्सिलॉन डब्ल्यू आई एप्सिलॉन 2p फेसेस होते हैं, तो इन सब को जब मैं एड अप करूंगा तो ये मेरे पास चेन बन जाएगी। जिस तरह फॉर 3 क्यूब बाउंड्री होगी अल्फा 10 w10 प्लस अल्फा 11 w11 प्लस अल्फा 20 w20 प्लस अल्फा 21 w21 प्लस अल्फा 30 w30 प्लस अल्फा 31 w31। और बाउंड्री को हम पार्शियल साइन से लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे पार्शियल अल्फा डब्ल्यू। इट इज डिनोटेड बाय पार्शियल अल्फा डब्ल्यू। For a 1 cube, the boundary consists of the final minus the initial point. If M is an oriented M-dimensional manifold, we define a volume element on M to be a M form. Volume element क्या होता है? M form. M-dimensional manifold के लिए volume M form होगी, which is defined on all M. If dx1 up to so on dxm is a local basis of one form, then the volume element will be dx1 dx2 up to so on dxm. जैसे R2 के अंदर volume element होता है ओमेगा इज इक्वल टू dx dy, तो R3 के अंदर होगा dx dy dz. In calculus course, we have done integration of functions of 1, 2 and 3 variables. Consider for example a function f is equal to x square in R. तो हमने f dx ली थी, तो f को वैल्यू पुट करें तो ये x square dx बनता है। तो ये x square dx की वन फॉर्म थी, इसको हमने इंटीग्रेट किया था। 2 वेरिएबल्स के अंदर हमसे x square y कहते हैं, तो x square y को dx dy लगा के इंटीग्रेट किया था, तो ये 2 फॉर्म को बेसिकली इंटीग्रेट किया था। और 3D के अंदर x y z अगर फंक्शन है तो हमने x y z dx dy dz को जब इंटीग्रेट किया था तो बेसिकली 3 फॉर्म को इंटीग्रेट किया था। तो अब हमने इंटीग्रेशन के हम करीब पहुंच गए, क्योंकि हमने उसकी बाउंड्री पे भी बात कर ली है। तो अब हम इस के करीब पहुंच गए कि हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जी, ये इंटीग्रेशन हमने की ये जर्नल वैसे ही लिखी है सर? है हाँ, ये जनरली बताया है कि जो इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ी हुई थी कैलकुलस के कोर्स की, वो भी इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स ही थी, सिर्फ वो फॉर्म्स यूक्लिडियन स्पेस के अंदर थी, उसको हम पढ़ते और तरीके से है यही चीज। सर ये बाउंड्री के बारे में बता दें दोबारा। बाउंड्री जो है, जो देखे ना आप खेत लगाते हैं, उसके चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, घर के अंदर चार दीवारी बनाते हैं, तो आप कहते हैं जी बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्री यही होती है कि आप चारों दीवारों को लंबाई नाप लेते हैं और एड अप कर देते हैं, तो ये बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे भी बाउंड्री यही है कि जो फेसेस हैं उनको जब आप सम अप कर लेंगे तो वो जो सम होगा वो बाउंड्री कहलाएगा। यानी कि बाउंड्री का मतलब है बाहर की चीज, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं, उसके बाहर सरफेस क्या है उसकी बात हो रही। तो क्यूब के बाहर कैसा पत्ती का डब्बा लें, उसके एरिया को ऐड करें, 6 साइड्स बनती हैं, उसके एरिया को ऐड करेंगे तो वो बाउंड्री बन जाएगी उस क्यूब की। सर फिर उसी बाउंड्री के लिहाज से उसको इंटीग्रेशन बाउंड्री के लिहाज से होगी। ठीक सर ये इंटीग्रेशन की बेसिक है, ये कहाँ से इंटीग्रेशन जनरेट हुई? इंटीग्रेशन तो किसी और जगह से जनरेट हुई, ये तो बहुत बाद की बात है, ज्योमेट्री तो के हिसाब से तो उसके बाद आई चीजें, लेकिन इंटीग्रेशन तो वो एरिया अंडर द कर्व से जनरेट हुई थी बेसिकली। ठीक है सर, ये रेक्टिलिनियर का बता दो सर। है रेक्टिलिनियर का मतलब है कि जब हम यूक्लिडियन स्पेस के अंदर लेते हैं ना, तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं। इसलिए रेक्टिलिनियर पी क्यूब बोल रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे और के, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनको रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं ना, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसलिए रेक्टिलिनियर पी क्यूब का है। और सर ये जो रेक्टिलिनियर जीरो को भी क्यूब कहते हैं, वन को भी जीरो क्यूब डिफाइन, जिस तरह आप एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं ना अलहदा से, एक सेट कहते हैं और फिर आप कहते हैं एम्प्टी सेट भी होता है, आप अलहदा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने जीरो क्यूब भी अलहदा से डिफाइन कर दिया कि जीरो क्यूब की ये शक्ल होगी, क्योंकि हमें जीरो क्यूब की जरूरत पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, वो जो अल्फा डब्ल्यू की हमने बात की थी, वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा पी क्यूब है, डब्ल्यू उसकी ओरिएंटेशन। सर पी क्यूब जो भी होगा 2 होगा तो अल्फा 2 होगा, इस तरह अल्फा ही होगा, वो लिखेंगे अल्फा ही ना उसको,
क्यूब जो मर्जी हो, पी क्यूब हम कह रहे हैं ना, P2 होगा तो तब भी अल्फा से ही डिनोट होगा, P3 होगा तब भी अल्फा से ही डिनोट होगा। ठीक है, ठीक है। ओके जी, आप इसको पढ़िएगा, कोई आपका सवाल हुआ तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।